नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की बात करेंगे। पहला प्रश्न, आपको पता है प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन हम लेकर आते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम पैटर्न पर होता है। तो आपने इसके पहले अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेना है और वीडियो को अंत तक कंटिन्यू इस प्रैक्टिस सेट को देखते रहें। टॉप 20 में से अपना स्कोर कमेंट करके बताएं और अंत में हम आपको बताएंगे इसके पिछले प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आइए जान लेते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जी हाँ, सभी मित्रों को वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? जो सांगपो नदी है ये भारत में गंगा के नाम से जानी जाती है, यमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से या सिंधु के नाम से जानी जाती है। सभी प्यारे मित्र नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट करेंगे। तो सांगपो नदी भारत में दोस्तों ये किस नाम से जानी जाती है? आपका जवाब आ चुका है, आपका कमेंट आ चुका है। हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, बात करेंगे ब्रह्मपुत्र। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। ऐसा वृक्ष प्यारे मित्रों जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक करता हो। नीम, देवदार, चीड़, ओक। यह आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है और संभावित प्रश्न भी है। तो ऐसा वृक्ष जो कीटनाशक का है, तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं हम बात कर रहे हैं नीम के वृक्ष की बात कर रहे हैं। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। नीम कैसा वृक्ष है दोस्तों? यह पतझड़ वृक्ष है। इसका वनस्पति नाम क्या होता है? प्रश्न आ गया कि नीम का वनस्पति नाम बताइए, तो इसका वनस्पति नाम क्या होता है? एजाडिएरेक्टिया इंडिका होता है। क्या होता है? एजाडिएरेक्टिया इंडिका। ये आपको ध्यान देना है, ये नाम नोट कर लीजिएगा। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होता है। इसके अतिरिक्त नीम की पत्ती छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोग और घावों के निवारण में सहायक होता है। तीसरा प्रश्न लाजवाब प्रश्न, अब आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना इस प्रश्न का जवाब आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा हुआ है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। ऐसी मृदा मिट्टी का नाम बताइए जिसका निर्माण दोस्तों लावा के द्वारा हुआ है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करेगा आपका इसका स्कोर, आपका आंसर, आपका टोटल स्कोर क्या है। तो किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? हम बात कर रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से होता है। भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और यह मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ भी होती है और यह कपास के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास वाली मिट्टी कहते हैं। कपास वाली मिट्टी कौन सी कहलाती है? काली मिट्टी कहलाती है। इसीलिए कहते हैं कि गुजरात में या महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन है किसका है? किसका है? सभी लोग जानते हैं। किसकी बात करेंगे? कपास की बात करेंगे, क्योंकि काली मिट्टी का उत्पादन ज़्यादा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? 1982, 1986, 1992, 1996। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड कर रहे हैं क्योंकि यह संभावित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। एक दो प्रश्न आता ही आता है दोस्तों। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की जब भी बात करते हैं तो हम जानते हैं 1986 की बात करेंगे, 1986 की बात करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ था। पांचवा प्रश्न जान लेते हैं। आई थिंक सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को दिल से अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सभी प्यारे मित्र एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर देंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का। पांचवा प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। और आपको इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न में आपको बताना भी है कि आपका स्कोर क्या है। क्या है आपका स्कोर 15 प्लस है? क्या वाकई में आप जीनियस हैं? क्या आपका स्कोर 10 प्लस है? क्या आप सुपर जीनियस है? सभी कमेंट करेंगे।
टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, वरुण ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? आपका जवाब आ चुका है, आपका कमेंट फीडबैक आ चुका है। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? शनि की बात कर रहे हैं, शनि ग्रह की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर। टाइटन शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। सौर मंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति के बाद किसका आता है? सौर मंडल में सबसे बड़ा आकार बृहस्पति का है और दूसरे नंबर पर शनि का आता है। और शनि के 82 उपग्रह टोटल, पहले 62 थे, 20 उपग्रह और खोज कर लिए गए हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह भी हैं। टाइटन सबसे प्रमुख है, अन्य आपके जो है सीमांस, एनसीलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपोपेटस या फोबे, जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न, आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। भू पर इसकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, भू पर इसकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत पूछा गया है। सूर्य की बात करेंगे, पृथ्वी की बात करेंगे, चंद्रमा की बात करेंगे, शुक्र की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। टीटी परिवार की बात करेंगे, आवर फैमिली टीचर्स फैमिली की बात कर रहे हैं। भू पर इसकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं, शनाब सूर्य की बात कर रहे हैं। जी हाँ, भू पर इसकी तंत्र में जो सूर्य है यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कहलाता है। सातवां प्रश्न, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? यह रिपीटेड प्रश्न है। अब आपकी तैयारी यहाँ पे चेक हो रही है कि आपने तैयारी अभी तक जो हमारी कंसेप्ट की क्लासेस थी, कितनी आप लोगों ने तैयारी की है, कितनी गहराई से तैयारी की है, इस प्रैक्टिस सेट में आज वाकई में पता चल जाएगा। आपका कमेंट के द्वारा, आपके फीडबैक के द्वारा कमेंट करते रहें और अपना स्कोर जानें, अपनी तैयारी चेक करें। तो ग्रीन मफलर दोस्तों किससे संबंधित है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। ग्रीन मफलर मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? आपका कमेंट कहता है, आपका फीडबैक कहता है सर आपने बताया था ध्वनि प्रदूषण। जब सर ने यानी हमने बताया था या किसी और क्लास में आपने देखा था, पढ़ा था, सुना था या किताबों में पढ़ा था, ग्रीन मफलर संबंधित है किससे दोस्तों? ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर की बात करेंगे। और ध्वनि नापने की सभी लोग जानते हैं, ध्वनि की इकाई क्या कहलाती है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है दोस्तों? ऐसी प्राकृतिक वनस्पति का नाम बताइए जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हो। महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। ऐसी प्राकृतिक वनस्पति जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हो। अब ऐसा नाम ही आ गया है, मरुस्थल का जब भी नाम आता है एक ही जवाब, एक ही ऑप्शन आपका आता है। हम बात कर रहे हैं कैक्टस की बात कर रहे हैं। जब भी मरुस्थल का नाम आता है, कैक्टस का पेड़ यहाँ पर आपकी जबान पर ही आ जाता है। मरुस्थली का नाम आया कि कैक्टस, या कैक्टस पेड़ का नाम आया तो आपका मरुस्थली का जिक्र हो ही जाता है, क्योंकि कैक्टस जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाली एक प्राकृतिक वनस्पति है। यह सपुष्पक वनस्पति का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों से पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहता है और इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का ह्रास कम हो, क्योंकि यहाँ पे जल की कमी रहती है। किस प्रकार के? मरुस्थलीय प्रदेशों में। किस प्रदेशों में? मरुस्थलीय प्रदेशों में जल की कमी रहती है। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपका कमेंट, आपका फीडबैक चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 25 दिसंबर, 30 दिसंबर। हम भारत या इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है? जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। आप सभी लोग ज्ञानी, सर्वज्ञ, व्याख्याता लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे की जब भी हमने बात किया, जिक्र किया, आपका जवाब आ गया 25 की बात करेंगे, 25 दिसंबर की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है,
लेकिन वहाँ शरद ऋतु न होकर ग्रीष्म ऋतु होती है। इसका प्रमुख वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेके 28 से 29 फरवरी तक होती है। जैसे हमारा ठंड का मौसम भारत में होता है, ऑस्ट्रेलिया में गर्म का मौसम हो जाता है। 10वां प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, अब ऋतु की बात की गई। अभी तो हमने क्या डेट जाना, महीना जाना, लेकिन अगर प्रश्न आ गया कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है, तब आपका जवाब क्या आएगा? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। तो आपका जवाब, आपका फीडबैक कहता है कि भैया जब ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर महीने में गर्मी होती है, अर्थात हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर यहीं पर पूछा जाता कि भारत में क्रिसमस पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है, तब फिर आपका जवाब क्या होगा? तब फिर आपका शरद ऋतु होता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। इसका कारण हम आपको बता ही चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। 11वां नंबर प्रश्न जान लेते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें। दोस्तों, गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान में मनाया जाता है, भारत में मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, अमेरिका में मनाया जाता है। देखिए, आंसर आपका नहीं बदलेगा। प्रश्न का क्राइटेरिया, प्रश्न का कैटेगरी बदल गया, प्रश्न का एक अलग डिफिनेशन बदल गया, लेकिन आपका जवाब वही रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? गर्मियों में क्रिसमस पर कहाँ पर मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया पर मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। और आपको होता है इस प्रैक्टिस सेट में हम 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। दोस्तों, ऐसा आपके एग्जाम में भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र ना हो, ऐसा क्वेश्चन ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम बात करें भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का फीडबैक क्या होगा। भोपाल गैस त्रासदी की जब भी बात करते हैं किस गैस के कारण होती है, यह शॉर्ट में हम MIC गैस कहते हैं। MIC अर्थात सभी लोग जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस के कारण हुई थी और भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है और भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। अब यहाँ से 8 से 10 प्रश्न बनते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? आपको दे दिया गया 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर। आपका जवाब होना चाहिए भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर को हुई थी। अगर प्रश्न दे दिया कि भोपाल गैस त्रासदी किस राज्य पर हुई, तो मध्य प्रदेश के राज्य हुई। मध्य प्रदेश के कहाँ पर हुई? तो भोपाल शहर में हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश का कैपिटल भी है। और भोपाल गैस त्रासदी किस सन में हुआ? तो 1984 में हुआ। ठीक है, और ये भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुई थी? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी कारखाने में एक जहरीली गैस के रिसाव कारण हुआ था। इसमें लगभग कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, जाने गई थी? तो 15,000 के अधिक लोगों की जाने गई थी। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार जो पांडा पूछा जाता है, यह किस देश में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? बहुत से प्यारे मित्रों का कमेंट आ चुका है। जी हाँ, कमेंट हम बात करें चीन की बात करेंगे। सी ऑप्शन, जी हाँ, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा को चीन भाषा में क्या बोलते हैं? प्रश्न आ गया कि पांडा को चीन भाषा में क्या बोलते हैं? तो झुयांगो मायो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झुयांग मायो बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहता है। और आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन यानी कि WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक माना जाता है।
14 नंबर देख लेते हैं। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें। टॉप 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या है? क्या आपका स्कोर 15 प्लस है? वाकई में आप जीनियस है? सभी कमेंट करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? रासायनिक चक्रण कहा जाता है, जैव भू रासायनिक चक्रण कहा जाता है, भूगर्भीय चक्र कहा जाता है, या भू रासायनिक चक्र कहा जाता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। जी हाँ, बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब आ चुका है, भू रासायनिक चक्रण कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब। संकटग्रस्त जंतु दैत्य पांडाकार चीन में पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आ गया पारिस्थितिकी तंत्र में तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, आपका जवाब होना चाहिए जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। 15वां प्रश्न। इसके बाद 5 महत्वपूर्ण लाइव क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि ये हर प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन लाते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम से जरूर जुड़े, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पर जरूर सभी प्यारे मित्र फॉलो करें। फेसबुक पेज पर आपको ये सारे नोट्स मटेरियल सब कुछ आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। और इंस्टाग्राम पर जरूर दोस्तों फॉलो करें, वहाँ पे नोट्स मटेरियल सब सारा कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। और बात करेंगे इस प्रश्न की कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से निकलती है, लद्दाख के ग्लेशियर से, गंगोत्री के ग्लेशियर से, या मिलाप ग्लेशियर से निकलती है? आपका कमेंट, आपका ओपिनियन सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करेंगे। गंगा नदी की जब भी बात की जाती है सभी प्यारे मित्र, गंगा जल भारत में ये जल कैसा है, क्या माना जाता है? पवित्र जल माना जाता है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ पर दोस्तों? गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है। और गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई के स्तर पर गोमुख के निकट स्थित गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और यहाँ से इसे क्या कहते हैं? भागीरथी भी कहते हैं। 16वां प्रश्न, लाजवाब प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि WWF, जी हाँ, WWF जो है का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड होता है, वर्ल्ड वार फंड होता है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड होता है, या वर्ल्ड वाच फंड होता है? अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? हम जवाब करेंगे ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की बात करेंगे। WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। ये आपको ध्यान देना है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, जो विश्व वन्य जीव कोष कहलाता है। और 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना की गई थी। या विश्व वन्य जीव कोष WWF या वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी, नोट कर लेंगे। और इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्लैंड और स्विट्जरलैंड पर है। या IUCN का मुख्यालय की बात करेंगे, WWF का मुख्यालय की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड की बात करेंगे। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा, नोट कर लेंगे। 17वां प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं? नीमच की बात करेंगे, होशंगाबाद, उज्जैन, ग्वालियर? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं? आपका कमेंट क्या होना चाहिए? हम बात करें दोस्तों, आपका कमेंट कहता है, जी हाँ, आपका कमेंट कहता है उज्जैन शहर की बात करेंगे, भोले नगरी की बात करेंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगभग 14 से मेले लगते हैं। उज्जैन जिले में सर्वाधिक 227 मेले और होशंगाबाद में सबसे कम 13 मेले का आयोजन किया जाता है। और मार्च, अप्रैल, मई में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि इस समय किसानों के पास काम कम होता है। 18वां प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ है इसका दूसरा नाम क्या है? जिनेवा सम्मेलन है, ब्राजीलिया सम्मेलन है, रियो सम्मेलन है, या विश्व सम्मेलन है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा इस प्रश्न का जवाब, फीडबैक क्या होगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? हम बात कर रहे हैं दोस्तों रियो सम्मेलन की बात कर रहे हैं, सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। क्या आपका सही कमेंट है? यही कमेंट है, बिल्कुल राइट कमेंट है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम रियो सम्मेलन है। दरअसल दोस्तों प्रथम पृथ्वी
सम्मेलन रियो डी जेनेरो अर्थात ब्राज़ील में 3 से लेकर 14 जून 1992 को हुआ था। और इस कारण पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन कहते हैं। और रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का दूसरा सबसे बड़ा नगर भी है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद अंतिम प्रश्न देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट का। दोस्तों, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? जून 1992 रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ। जुलाई 1992 नई दिल्ली भारत में हुआ। अगस्त 2002 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। सितंबर 2002 न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ। तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको डिटेल के साथ इसलिए बताते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन के डिफिनेशन में हम 3 से 4 प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? जून 1992 रियो डी जेनेरो ब्राज़ील की बात करेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर। आइए जान लेते हैं ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज के एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का अंतिम प्रश्न है। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, न्यूयॉर्क अमेरिका। तो पिछले क्वेश्चन में हम डेफिनेशन लगातार आपको बताते आ रहे हैं, अब भी आपने कमेंट नहीं किया दोस्तों, तो वाकई में ये बहुत हमें बहुत दुख भरा बात होगा कि हम इतनी बात करते हैं, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। आपको पता भी है फिर भी कमेंट कीजिए। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? जी हाँ, तो सभी लोग जानते हैं रियो डी जेनेरो ब्राज़ील की बात करेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये टॉप 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट ईवीएस एनसीईआरटी के पैटर्न पर यह प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न में से आपका स्कोर क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए, फीडबैक करके जरूर बताइए। जी हाँ, कमेंट करते रहें, फीडबैक करते हैं, तैयारी जारी रखें क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपर ही है। हर कंसेप्ट, हर एक लाजवाब। और आपको इन्वायरमेंट पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में जाना, चेक करना, हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। इन स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो क्लासेज ज्वाइन कीजिए। अगर आपने इसके पिछले वीडियो क्लासेज प्रैक्टिस सेट नहीं देखा, अटेंड कीजिए, हर सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए क्योंकि हमारी तैयारी आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर करना है और सिलेक्शन बिल्कुल 100% श्योर एंड प्योर पाना है। तो चलिए दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।